न्यायपालिका, ठीक है ना, भारतीय न्यायपालिका। देखिए सरकार का कै गो अंग होता है? 3 गो। सरकार का कहिए या प्रशासन का कहिए, ठीक है ना, सरकार या प्रशासन का कै गो अंग होता है? 3 गो होता है, ठीक है ना। सबसे पहले का बता दीजिए, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, ठीक है ना। विधायिका का काम कौन सी होता है? कानून बनाना, ठीक है ना, उसका सिर्फ एक काम है कानून बनाना, ठीक है ना। और दूसरा काम हो गया कौन सी? हाँ ठीक है, विधायक तो हो गया, विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गया। विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है ना। कार्यपालिका उसको लागू करता है, ठीक है ना, उसको लागू करता है, देखता है कि ढंग से उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कानून बना है उसके हिसाब से प्रशासन चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है ना। अगर चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तब उसको, जो आदमी कानून का अवहेलना करता है उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन द्वारा, ठीक है ना, कोर्ट में ले जाएगा, जज जो है फैसला सुनाएगा, ठीक है ना। तो वह जो वाला मैटर हो गया, पकड़ना, फैसला सुनाना, यह सब कौन सी के अंतर्गत आएगा? आपका न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देखे हैं कि सरकार का जो है वो आपका 3 गो अंग होता है, सरकार का 3 गो अंग होता है, ठीक है ना। वह हो गया आपका, एक हो गया विधायिका, एक हो गया विधायिका हो गया, दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका और तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका हो गया, ठीक है ना। जिसमें कि हम लोग देख लिए विधायिका के बारे में पढ़ लिए, कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिए, आप पढ़ना है कौन सी? न्यायपालिका के बारे में। कल हम लोग देखे थे इस पर न्यायपालिका के बारे में, ठीक है ना। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो है वह क्या स्तर पर बटा हुआ है? 3 स्तरीय बटा हुआ है, ठीक है ना। क्या स्तरीय बटा है? 3 स्तरीय बटा हुआ है, ठीक है ना। उस 3 स्तरीय में देखिएगा जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर जो न्यायपालिका है उसको कहा गया सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी कहलाया? सर्वोच्च न्यायालय कहलाया, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएगा उच्च न्यायालय, अगला कौन सी हो जाएगा? उच्च न्यायालय। और तीसरा जो होगा वह इस दोनों के अंतर्गत काम करेगा तो उसको अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे। कौन सी कहेंगे? अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे, समझ में आया। अधीनस्थ न्यायालय का जो चर्चा है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ यह काम करेगा किसके अंदर में? किसके अंतर्गत? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, या अधीनस्थ न्यायालय जो होगा वह आपको छोड़वा दिए, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हो गया सर्वोच्च, उच्च और अधीनस्थ, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा जो है हम लोग जानते हैं भाग कौन में है? बता दीजिए। भाग हो गया आपका 5, ठीक है ना, जबकि उच्च न्यायालय भाग 6 में है, ठीक है ना। यह सर्वोच्च न्यायालय पूरा संघीय व्यवस्था के लिए होगा, मतलब पूरा भारत के लिए होगा, ठीक है ना। जबकि उच्च न्यायालय सब राज्य में अलग अलग रूप में काम करेगा, ठीक है ना। अपना, जैसे अपना राज्य के लिए, बिहार के लिए पटना वाला उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है ना, समझ में गया। उसी तरीका से हर एक राज्य का होगा, ठीक है ना, उच्च न्यायालय। जरूरी नहीं है हर एक राज्य में होगा ही होगा, ठीक है ना, कोनो राज्य में नहीं भी है। सब आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें है किसमें नहीं है, समझ में है। यहाँ पर अब देखना हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय भाग 5, ठीक है। भाग 5 के बारे में देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो चर्चा है वह आर्टिकल बता दीजिए कहां से कहां तक है? 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर के 147 तक है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कल हम लोग देखे थे, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, ठीक है ना, उससे पहले हम लोग देख लिए थे 1773 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कहां बना था? कलकत्ता में बना था, ठीक है ना। और वहां पर जो है मुख्य जज जो बना था इलिजाह इंटेक है, ठीक है ना, समझ में। और बाद में आकर के जब 1950 में गठन हुआ तो उस समय उस न्यायालय का स्वरूप अंग्रेजों के हिसाब से, समझ में। लेकिन बाद में आकर के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तब इसका गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, समझ में आ गया। और इसका हीरालाल जे कानिया आपका मुख्य सीजेआई, प्रथम मुख्य सीजेआई वही बने थे, हीरालाल जे कानिया, समझ में, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक के बीच में, ठीक है ना। आर्टिकल अब 124 हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 124 का 1 2 3 ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना, या फिर ABC जो करिए, ठीक है, बुझाया। तो यह सब हम लोग कल देख लिए थे, फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, बुझा गया, याद हो जाएगा, वजन याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो कहानी क्या था आप लोग का? कहानी ये था कि हम लोग को बनाना है वो कथी? पाव रोटी के फैक्ट्री, पाव रोटी के, ठीक है ना। हाँ, पाव रोटी के फैक्ट्री बनाना है, ठीक है। फैक्ट्री बना, आप हो गए मालिक, हालांकि बनाने आपको, रुपया आपके पास है, बनाइएगा आप फैक्ट्री, ठीक है ना। अकेले तो कोई काम होगा नहीं,
डिग्री के लिए काउंटर बनाना होगा, और काउंटर पर चाहिए कोई एकदम निमन आदमी, ठीक है ना, अपना हमारा सजेशन तो है ही ना, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, देखे में खूबसूरत, ठीक है विजय, हाँ खूबसूरत नहीं, खूबसूरत, खूबसूरत है, खूबसूरत थोड़ा अलग सेंस, समझ में, हाँ वही वो दोनों में अर्थ अंतर बताने के लिए अलग से फील लगेगा, ठीक है ना, बुझाए कि खूबसूरत में और खूबसूरत में क्या अंतर है, ठीक है बुझाए, हाँ तो उस काउंटर पर बैठाने के लिए चाहिए कैसा खूबसूरत, ठीक है बुझाए, खूबसूरत। अब क्या किए, सबको सब बुलाए, इन्वाइट किए कि हाँ भाई आइए, हम पाव रोटी के फैक्ट्री बनाए हैं, यहाँ पर आकर के आप अपना जो है ये कीजिए, ठीक है ना। आप लाइन में सब खड़ा है, आप वही में से देख लिए, हाँ ये तो बुला ठीक है, बुला लिए उसको, और कहे कि आई से आप जो है काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप कथी देख करके उसको बुलाए हैं, उसका रूप देख करके, कौन चीज देख करके, रूप या स्वरूप देख करके, ठीक है ना, रूप या स्वरूप देख करके, कि देखे में अच्छी है, खूबसूरत है, बुला लेते हैं, काउंटर पर रहेगी, अपना काम करेगी, ठीक है बुझाया। आप उसको बुलाने के लिए बुला लिए, ठीक है ना। बुलाने के बाद क्या हुआ, रूप देख करके कौन सी किए हैं, उसका नियुक्ति किए हैं, रूप देख करके कौन सी किए हैं, नियुक्ति किए हैं, ठीक है ना। कुछ दिन काम चला वहां पर, ठीक है ना, रूप देख करके नियुक्त कर लिए, कुछ दिन काम चला, आपको बुझा रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत घाटा उटा हो रहा है, ठीक है ना, बिजनेस में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा, आप बुला करके ऊपर योग्यता चेक कीजिएगा, ठीक है ना। इसका योग्यता क्या है कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट सब लोग करके आइए, ठीक है ना, मैट्रिक पास, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, डॉक्टरेट का डिग्री है कि ना, समझ में, ठीक है ना, एमबीबीएस के डिग्री, ठीक है ना, बुझा, ये सारा डिग्री उग्री सब चेक करने के लिए बुलाइए, ठीक है ना। जबकि आप नियुक्ति दिए थे कथी दे करके, रूप देख करके, ठीक है ना। अब वो डिग्री सर्टिफिकेट के नाम पर खाली जाति प्रमाण पत्र लेके आए हैं, कथी लेकर के आए, जाति प्रमाण पत्र लेकर के आए, ठीक है ना, बुझाए। तो यहाँ पर नियुक्ति के बाद आप कौन सी देखे हैं, उसका योग्यता, ठीक है ना, योग्यता देखे, योग्यता में देखे कथी लेकर के वो आई थी, खाली जाति प्रमाण पत्र, तो खाली जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, नहीं, ठीक है ना। और खाली योग्यता उसमें नहीं था, ठीक है ना, इसके लिए वो कौन सी कर रहा है, कदाचार, इसके लिए वो कौन सी कर रहा है, कदाचार, कदाचार कर रहा है, ठीक है ना। कदाचार या फिर कहिए अपने, कदाचार का मतलब होता है अपने काम को ढंग से नहीं करना, ठीक है ना, समझ में, जो काम करना है उसको उल्टा कोनो काम करना, यह सब कौन सी के श्रेणी में आता है, कदाचार के श्रेणी में, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए नायका मास्टर साहब, ठीक है ना, अब उनको जो है पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया विद्यालय में कि आप जाइए, आपको इतना रुपया पेमेंट मिलेगा, पढ़ाइएगा, ठीक है ना। लेकिन वो जा करके और रील्स देख रहा है, ठीक है ना, चाहे नायकी जो है महाटर्नी जी है, वो जाके स्वेटर बुन रहा है, उनमें ना देखते वो झोरा है, लटकावे वाला झोरा, हमें हाँ ऐसे लटका के चल दिया अपन स्कूल में जाकर के बोल के स्वेटर बुन रही है, समझ में, ठीक है ना। तो वह सब हो गया कौन सी, वह सब हो गया अपने कार्य से विमुखता, मतलब कदाचार, समझ में आ गया। या फिर होता है कौन सी, पक्षपात, या फिर कौन सी हो सकता है, पक्षपात। पक्षपात कहने का अर्थ हो गया कि किसी एक पक्ष को अच्छा से बताना और अन्य पक्ष को नहीं बताना उसके बारे में, ठीक है ना। चाहे एक तरफ तरफदारी करना और दूसरे तरफ इग्नोर करना, वही पक्षपात होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कल बताए थे कि यहाँ जो है हम बोर्ड पर लिख देंगे 2 + 2 = 8, ठीक है ना। आप लोग को ना पता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जाइएगा घरे कोनो कहेगा 2 + 2 = 8, वो तो गलती हो गया, ठीक है ना। वही में 2-4 को तो हम बुला के कहेंगे ना आप लोग याद कीजिएगा 2 + 2 = 4, तो कथी हो गया, पक्षपात हो गया, समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कौन सी, कदाचार या पक्षपात, ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं आप उसको, इस आधार पर उसको अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो पद से हटाने का जो है, उसको अपने पद से हटाते हैं, ठीक है ना। तो हटाने का प्रक्रिया समझ में आ गया, हाँ, कदाचार के आधार पर उसको अपने पद से हटाने का प्रक्रिया समझ में। एक बार और कहानी देख लेते हैं, पाव रोटी के फैक्ट्री बनाए थे, ठीक है ना, काउंटर पर बैठाए हैं, रूप देख करके, योग्यता देख करके नहीं, स्वरूप देख करके नियुक्त कर दिए। बाद में पता चला गड़बड़ी हो रहा है, योग्यता चेक किए, योग्यता के नाम पर खाली जाति प्रमाण पत्र था, तो उसको आप कदाचार या पक्षपात में उसको शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस हिसाब से उसको हटाने का प्रक्रिया आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन प्रक्रिया लगा करके इसको हटा दे, ठीक है, बुझा गया। अब हटाने के बाद जो होगा आपका, हाँ इसके बाद ऐसे ना होता है, हाँ सही बात। अब अंग्रेजी तनका मन का गड़बड़ा आ जाता है, तो क्या कहिएगा, रिस्क ना लेगा कि 1 2 3 लिखिएगा आप लोग, एबीसीडी में अगर गलती हो रहा है आप लोग को तो आता है, हमारा ना आता है, ठीक है। देखिए हाँ, तो यहाँ पर हो गया प्रक्रिया, हटाने का प्रक्रिया हो गया, ठीक है ना। प्रक्रिया होने के बाद देखिएगा, या ना तो आप कौन सी कीजिएगा, उसको जो है उससे त्याग पत्र लीजिएगा, या नहीं तो शपथ दिलाइएगा, ठीक है, बुझाए। क्या हुआ बच्चा, तो बतला रहे हैं ढक्कन, हाँ। तो यहाँ पर कौन सी हो गया, प्रक्रिया। इसके बाद अगर देखिएगा तो अगर ठीक ठाक आदमी है, ठीक है ना, तो उसको क्रिया खिलाइएगा, या ना तो उसका कौन सी कीजिएगा, हाँ क्रिया खिलाना मतलब शपथ दिलाना, या ना तो त्याग पत्र लेना। तो या ना तो अगर वह ज्यादा गड़बड़ आदमी है तो उससे त्याग पत्र ले लीजिए, ठीक है ना। अगर ज्यादा गड़बड़ आदमी नहीं है तो उसको क्रिया खिला दीजिए कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना, समझ में।
तो क्रिया खिलाना वह कौन सी कहलाता है? शपथ। वह कौन सी कहलाता है? शपथ कहलाता है। समझ में आया? वह हो गया शपथ, ठीक है ना। शपथ के बाद आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, जब अगर वह त्यागपत्र दे दिया, अगर वह त्यागपत्र दे दिया है, इसका मतलब बेकार हो गया। कति हो गया? बेकार हो गया। त्यागपत्र देने के बाद हो गया बेकार। समझ में आया इतना कहानी? त्यागपत्र देने के बाद कौन सी हो गया? बेकार हो गया, ठीक है ना। बेकार मतलब कोनो काम के नलायक हो गया। बेकार माने नलायक, ठीक है ना। ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, नलायक, बराबर सुनने में आता है, ठीक है ना। आप लोग भी सुनते होइएगा, हम तो सुनबे करते हैं, ठीक है ना, बुझाए? हाँ, तो यह हो गया कौन सी? बेकार या नलायक। नहीं सुनते हैं तो हम सुना देते हैं, महानलायक है आप, बुझाए? अब मन खुश। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद आते हैं, अगर वह लायक आदमी होगा, ठीक है ना, तो उसको आप क्या कीजिएगा? वेतन दीजिएगा। लायक आदमी होगा तो क्या कीजिएगा? उसको वेतन दीजिएगा, वेतन, ठीक है, पूछाया। और वेतन के बाद देखिएगा, वेतन उसको कौन सी के बदले मिलेगा? ओकरा काम के बदले, ठीक है ना। तो उसके काम के बदले उसको मिलेगा वेतन, मतलब वह काम करेगा, कार्य करेगा, ठीक है ना। कार्य करेगा तो इसको लिख देते कार्यकारी। कौन सी लिखेंगे? कार्यकारी, ठीक है, बुझाया। काम करेगा हो गया कार्यकारी। उसके बाद अगला क्या होगा? काम करेगा तो जितना काम करेगा उतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो काम करने का एगो अर्थ होगा, ठीक है ना, हाँ, कि इस काम के लिए हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है, बुझाया। तो यह गया कार्यकारी। और जो काम के लिए नियुक्त किया जाता है उसको कहेंगे तदर्थ। वह कौन सी हो जाएगा? तदर्थ। समझ में आएगा? वह हो गया तदर्थ, ठीक है ना। इतना तक हम लोग देख लिए थे कल, ठीक है ना। एक बार अब देख लेते यह सब है थी। तो आर्टिकल 124 के ए के तहत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है ना। तो जिस समय 1950 में इसका गठन हुआ था तो इसका स्वरूप बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के स्वरूप में एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे, CJI, ठीक है ना। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मेन आदमी, ठीक है ना। जितना आदमी सब बैठे रहेगा वो में एगो मेन मुखिया, ठीक है ना। मुखिया कुछों के संबंध में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग के ग्रुप में एगो कोनो मुखिया, मतलब कोई काम का अगरिया, ठीक है ना। अब ऐसा ना कि सुप्रीम कोर्ट का मुखिया तो और मुखिया के बैठा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, ना होगा, ठीक है, बुझाया। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का मुखिया कौन सी कहलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 गो अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश का संख्या क्या होगा? 7 गो होगा, ठीक है, बुझाया। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कहिए 1950 यह गठन हुआ था, ठीक है ना। बाद में आकर के जब अभी देखिएगा वर्तमान स्थिति में, तो वर्तमान में CJI तो एगो है ही है, ठीक है ना। लेकिन अन्य न्यायाधीश का संख्या क्या हो गया? 33 गो अन्य न्यायाधीश है। समझना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे काम का लोड बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, वैसे वैसे जज का, अन्य न्यायाधीश का संख्या भी आपका बढ़ेगा। समझ में? यह कोनो बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा नियुक्ति, ठीक है ना। तो CJI नियुक्ति किसका? नियुक्ति CJI का नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति, ठीक है ना, बुझा। तो यह नियुक्ति जो होता है, यह नियुक्ति होता है कॉलेजियम विधि से। कौन सा विधि? कॉलेजियम, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति जो होगा वह होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है ना। उसके तहत होता है नियुक्ति कौन आर्टिकल में? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक, आर्टिकल 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन आर्टिकल में? 66 में। नियुक्ति का प्रक्रिया जो होगा यही वाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आर्टिकल 66 में, ठीक है ना। राष्ट्रपति का योग्यता कौन आर्टिकल में? 58 और 59 में, ठीक है ना। 59 में काफी है, हाँ, पागल या दिवालिया नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति का वह पागल या दिवालिया नहीं होगा। पागल माने हमारा देख लीजिए। हाँ, ठीक है, बुझा। पागल या दिवालिया, ठीक है ना। दोनों का पूरा पूरा उदाहरण हमको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पागल दिवालिया, ठीक है, बुझा। हाँ, पागल मतलब स्क्रू ढीला होना, 2-4 गो फेर, ठीक है ना, बुझा। अंदर करंट ना जा रहा है, एक आध गो फेर ढीला, ठीक है, बुझा। क्या हुआ? घूम रहा, ठीक है। ठीक है, बुझाए। तो कौन विधि से होता है नियुक्ति? कॉलेजियम मेथड से, ठीक है, बुझा गया। यह नाम है, कॉलेजियम मेथड नाम है खाली, ठीक है ना। अब देखिएगा, चूंकि स्वरूप जो दिया गया है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो स्वरूप बना, जब बना, गठन हुआ, वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है ना। अब वहां पर रखा गया था आपका कॉलेजियम विधि, ठीक है ना। तो उसको जस का तस हम लोग इसमें शामिल कर लिया कॉलेजियम, ठीक है, बुझाए। कॉलेजियम में होता है कौन सी? कि 5 गो सीनियर जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वह राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है ना। सलाह देना मतलब एडवाइस देना, बहुत बढ़िया। कितने अंग्रेजी बोल लेते हैं?
हमरा ऐबे ना करिए अंग्रेजी, ठीक है ना। हाँ, सलाह मतलब सलाह देना, ठीक है ना। हाँ, विचार देना कि आप जो है फलना प्राणी को आप बनाइए, ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके हिसाब से अपने जिला का कलेक्टर निर्धारित होगा, बताइए किसको बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मन होगा कि दूसरा के बनाओ जो अपने नकल बन जाओ, ठीक है, समझ ना। एक तो पहले ये हो गया। मान लीजिए आप उसके योग्यता के अनुरूप नहीं है, कलेक्टर बनने का योग्यता नहीं है, ठीक है ना। तो आप सोचिएगा कि फूफा के बेटा जो है फूफा के बेटा ओकरा में योग्यता है तो आप उसको बनाना चाहिए, कोनो रहेगा तो अपन आदमी। वही चीज कॉलेजियम मेथड होता है, ठीक है ना। 5 को जो जज वहां पर राष्ट्रपति को कहेगा कि भाई आप फलना को बनाइए, तो चाहेगा कि मेरे जान पहचान का आदमी बने, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर हमेशा बात उठते आता है कॉलेजियम मेथड पर कि यह भाईवाद, भतीजावाद, खानदानवाद, परिवारवाद, यह सब चलते आ रहा है, समझ आया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, ठीक है ना, हाँ कह सकते हैं, जातिवाद भी कह सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो कारण है, तो यहाँ पर उसी को कहा गया कॉलेजियम मेथड। इसमें क्या जज शामिल होता है 5 गो, और वो सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। आपको पता है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कौन आर्टिकल से 52 से कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है ना। और वह संवैधानिक प्रधान भी होता है, ठीक है, बुझा गया। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा योग्यता, केकर योग्यता, सीजीआई का, किसका, सीजीआई का। तो योग्यता में हम लोग देखे थे कि वैसा आदमी जो भारतीय हो, बेटा सब दिन से हम लोग जानते हैं कि भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना। वैसा आदमी जो भारत का निवासी हो। दूसरा में ये चीज कहा गया इसमें कि वह हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो, मतलब वहां का वकील रहा हो 10 वर्ष तक, अन्यथा या 10 वर्ष तक वकील रहा या 5 वर्ष तक जज रहा, समझना है, ठीक है ना। अगर ये रहेगा तभी वह योग्य है, यह रहेगा तभी वह योग्य है, ठीक है ना। और कहीं दोनों रहेगा तो महायोग्य है समझ में, दोनों रहेगा तो और अच्छा, ठीक है ना, बुझाया। हाँ, तो इस हिसाब से हो गया कि वह भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना। हाईकोर्ट में कम से, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत किया हो, और या फिर किसी भी हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक वह जज रहा हो, समझ में आया। और अगला कंडीशन इसमें यह है कि राष्ट्रपति के नजर में वह कानून का प्रकांड विद्वान होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कानून का एकदम ज्ञाता होना चाहिए, प्रकांड विद्वान, समझ में। विद्वान किसको कहा जाता है, विद्वान मतलब का थी कि कोनो ऐसा विषय जिनमें ओकरा कंफ्यूजन न हो, वो विद्वान है, समझ में, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए कि आप कहिएगा कि हाँ हमको जो है गणित के हम विद्वान है, ठीक है ना, मतलब गणित में आपको कंफ्यूजन ना है, ठीक है ना। तो गणित का कोनो अब कुछ सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन वही चीज होगा, अगर बना रहे कभी कभी वो होगा कि आई स्क्वायर से वो पावर करते कि न करते, ठीक है ना। वो वाला बात कि 4 आदमी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो सीमेंट का बोरी का रुपये बिकता है, ठीक है ना। ये चीज हो गया, ठीक है ना। अब हमें कंफ्यूजन हुआ कि ना, मतलब आप विद्वान है गणित नहीं है, साबित हो गया ठीक है, बुझाए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यह हो गया कौन चीज, योग्यता हम लोग देख लिया, ठीक है ना, कि कानून राष्ट्रपति के नजर में वह कानून का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होना चाहिए, ठीक है, बुझा गया। हाँ, आगे देखिएगा, किसी भी सीजीआई को अगर उसके पद से हटाना है तो हटाने के लिए कदाचार या पक्षपात के आधार पर उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। कदाचार मतलब अपना काम ढंग से नहीं करना, पक्षपात मतलब कि दूसरे की तरफ, हाँ, किसी एक जाति के पक्ष में या किसी एक के पक्ष में जो है ज्यादा अपना सहमति देना, वह पक्षपात कहलाता है, ठीक है ना। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। और हटाने का प्रक्रिया जो है 124 के ई में दिया हुआ हटाने का प्रक्रिया, ठीक है ना। हटाने के प्रक्रिया में कहा गया है कि इससे, बताइए कल देख लिए थे हम लोग, इससे जो है कम से कम लोकसभा से क्या गो सदस्य होना आवश्यक है, 100 गो, ठीक है ना। और राज्यसभा से क्या गो सदस्य होना आवश्यक है, 50 गो, ठीक है ना। यह लोकसभा से 100 सदस्य और राज्यसभा से 50 सदस्य अनुमोदन करेगा, ठीक है ना। अनुमोदन मतलब कहेगा कि हाँ हटावे तो हटा देवे, ठीक है ना, ऐसा कर दे, हाँ कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें सहमति देना, लोकसभा से क्या कोई 100 गो, राज्यसभा से 50, सहमति अगर हो गया उसके बाद 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत, देखिएगा 2 गो बहुमत, एगो 1/3 बहुमत और एगो 2/3 बहुमत। तो जो 2/3 बहुमत होता है वह कहलाता है विशेष बहुमत, ठीक है ना। 3 गो में से 2 गो आदमी तो हो गया विशेष, ठीक है, समझ में। तो विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति वहां पर देखता है, जब लोकसभा और राज्यसभा इसको पारित कर दिया विधेयक को, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, उस आदमी को अपना पद सीजीआई का त्यागना पड़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। सीजीआई का पद वह त्याग दे देगा, त्यागेगा, ठीक है, बुझा गया। उसके बाद अगला कोई चीज आता है त्याग पत्र या शपथ। अगर उस सीजीआई को त्याग पत्र देना होगा तो वह त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। या शपथ भी दिलाना होगा तो राष्ट्रपति स्वयं इसको शपथ दिलाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग 2 चीज देखे थे, ठीक है ना।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है किसको? सीजीआई को। और सीजीआई त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। त्याग पत्र और शपथ यह दोनों कौन देगा? राष्ट्रपति को यह देगा, ठीक है, बुझाया? राष्ट्रपति को देगा। आगे देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सीजीआई पद से अगर इस्तीफा दे दिया है या कार्यकाल खत्म करके अगर वापस आ गया है, उसका कार्यकाल अगर खत्म हो गया है, तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। समझ में? वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके पीछे कारण है, जैसे मान के चलो वह कहियो सीजीआई रह चुका है, वो कोनो छोटका मोटका कोर्ट में अगर जाएगा वकालत करने, तो वहां जो जज बैठल रहेगा उसके मन में वो चीज आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ये तो जो है सो पहले से सीजीआई रह चुका है, अब एक सामने में हम इसके विपक्ष में फैसला क्यों ना देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल गड़बड़ी होगा कि ना होगा, ठीक है, बुझाए? जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है ना, घूमने चाहिए अभी जाइएगा साइकिल से रोड पर, ठीक है ना, आप कहीं 2-4 गो पुलिस डंडा ले, भले कोनो मकसद से खड़ा होगा, ठीक है ना, डंडा ले अगर खड़ा रहेगा तो देख करके कथी मन में आता है? जैसे भागिए जाएगा, कौन ठीक कहीं खड़ा करके पीट देगा, अब 2-4 पे ना पीट देगा, क्या कीजिएगा उसको, ठीक है ना। ऐसा तो ना है कि मारा पीटी कीजिएगा, ठीक है, बुझाए? तो वो वाला चीज हो जाता है, मतलब वह आपके लिए खड़ा नहीं, ये थोड़े कि फलना आती तो घेर के पीटा, ऐसा चीज थोड़े है, ठीक है ना। वो अपन कोई चीज के लिए खड़ा, हेलमेट चेक करा, कुछ चेक करा, ठीक है ना, आपके पास सब कुछ है, तब भी मन में ये चीज आ जाता है ना, डर, ठीक है ना। तो वही चीज कहीं ऐसा हो सकता है कि सीजीआई चल गया वकालत करने, ठीक है ना, अब वहां पर जो जज बैठे वह देखेगा कि भाई तो पहले से सीजीआई रह चुका है, ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सी नियम ही बना दिया गया कि अगर आप इस पद से हट गए हैं तो आप वकालत करने नहीं जाइएगा। और वो आदमी को खुद समझ में आता है कि हम उतना ऊंचा पद पर रह चुके, तो हम नीचे हम काला की जाए, समझ में? ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका, वह हो गया बेकार करने का अर्थ हो गया वह किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। समझ आ गया? आर्टिकल 125 से हम लोग देखे थे कौन सी के बारे में? वेतन के बारे में, ठीक है ना। तो सीजीआई का जो वेतन होता है वो कितना होता है बताइए? 2,80,000 रुपया होता है, ठीक है ना, बुझाया। और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वह 2.5 लाख रुपया होता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। हाँ, यह वेतन हो गया। भत्ता आता अलग से मिलता है, ठीक है ना। भत्ता उतना समझते हैं, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ठीक है ना। हाँ, और मतलब ये सब, ठीक है, बुझाया। जैसे आवास भत्ता रहने के लिए, ठीक है। जैसे आपका घर यहाँ पर है, आपको कलकत्ता में ड्यूटी दे देगा, तो वहां रहे के लिए चाहिए ना पैसा, ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वही भत्ता का, समझ में? उसको कहेंगे आवास भत्ता, ठीक है, बुझाए। चलिए अब आगे देख लेते हैं कार्यकारी। यह कार्यकारी कौन सी? आर्टिकल 126 कार्यकारी। कार्यकारी कहने का अर्थ ये हो गया कि जिसे मान के चलिए कि अगर सीजीआई किसी कारणवश आकस्मिक स्थिति में अगर अनुपस्थित है, ठीक है ना, आकस्मिक स्थिति में अगर अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति एक कार्यकारी सीजीआई नियुक्त कर सकता है, और वह फिर से अगर वह पुराना वाला सीजीआई आ गया तो यह अपना हट जाएगा वहां पर, समझ में? तो वही होता है कार्यकारी, मतलब तत्काल के लिए कोई एगो आदमी है, ठीक है, बुझाए। जैसे मान के चलिए हम अगर अचानक से कुछ हम ना पढ़ा पाए तो आप ही में से किसी को कहेंगे कि भाई आप गणित पढ़ा लीजिए, ये गणित ना पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटी है, हाँ, तो से बात समझना है। तो ये वाला चीज हो गया आपका, ठीक है ना, मतलब वेतन देख लिए, कार्यकारी देख लिए। अब आते हैं तदर्थ के बारे में। देखिए, तदर्थ का अर्थ होता है उसी अर्थ में, तदर्थ का अर्थ उसी अर्थ। तो देखिएगा, फैसला देने के लिए, जैसे कोई अगर बहुत बड़का बात है, जैसे पंचायती अगर हुआ, गांव में अगर पंचायती होता है, तो पंचायती में अकेला कोई आदमी फैसला नहीं देता है, उसमें मुखिया, सरपंच और गांव का जो है गणमान्य लोग सब जो होता है, ठीक है ना, हाँ, वह सब एकदम बड़ बुजुर्ग आदमी सब बैठेगा, ठीक है ना, रंग बिरंग के वहां पर बात चलेगा, ठीक है ना। कोनो कहेगा 50 लाठी मारिए, कोनो कहेगा 9 मारिए, कोनो कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, ठीक है ना। और सब मिलजुल करके एगो फैसला देगा, सब मिलजुल करके कौन सी करेगा? एगो फैसला देगा, समझ में? तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में होता है। कोई अगर विशेष अगर कोई बात है, बहुत बड़का कोई मुद्दा हो गया, ठीक है ना, चाहे 2 राज्य के बीच में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया। अक्सर दक्षिण भारत में देखिएगा पानी के लिए तो लड़ाई होगा करता है 2 राज्य के बीच में, ठीक है ना, 2 राज्य के बीच में, 2 देश के बीच में। अब सब देश के बीच में पानी का लड़ाई होगा, ठीक है ना। तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वह पानी के लिए होगा, ठीक है ना, और उस विश्व युद्ध का आरंभ हम लोग करेंगे। ठीक है, बुझाया। तो ये वाला चीज हो गया। तो यहाँ पर कौन चीज हो गया? तो तदर्थ के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो वहां पर अगर वैसा कोई विशेष बहुत बड़ा अगर मुद्दा है, ठीक है ना, तो अकेला जज वह नहीं फरियाएगा, ठीक है ना, सब मिल करके एगो बेंच निर्धारित होगा, उसमें जज सब बैठेगा, तब मिल करके, ठीक है ना। तो जिस तरह से संसदीय कार्यवाही के लिए आपको पता है, संसदीय कार्यवाही के लिए कोरम का होना आवश्यक है। कोरम जानते हैं ना, वो 1/10 कोरम, या उसी को कहा जाता है गणपूर्ति, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बहुत बड़का मुद्दा पर
अगर फैसला देना है तो वहां भी कोरम का होना आवश्यक है, और वह कोरम होता है कितना, सबका 1/10। अगर 1/10 सदस्य अगर नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के कोनो जज को बुला लेगा। जैसे कोरम 1/10 होना है, ठीक है ना, अब 1/10 सदस्य अगर नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के जज को तत्काल के लिए बुला लेगा कि आइए यहाँ पर फैसला देना है इस चीज पर, ठीक है ना। हालांकि लोक कल्याण का मुद्दा है या दो राज्य के बीच में झगड़ा का मुद्दा है, कोई भी चीज का मुद्दा है, तो वहां पर जो होगा तो उसी को कहा जाता है तदर्थ। समझ में आ गया, ठीक है ना। गणपूर्ति न होने के अभाव में राष्ट्रपति किसी दूसरे राज्य से के हाई कोर्ट से न्यायाधीश को बुला लेता है और उससे फैसला करवा लेता है, काम निकल गया वहां पर, ठीक है ना। वही हो गया कौन सी, तदर्थ। मतलब सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायालय के भांति भी कार्य करता है। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। तो बस इतना चीज है, इतना कल हम लोग देखे थे, ठीक है ना। इसको लिख लेना है, उसके बाद आगे, ठीक है ना, आगे पीडीएफ में देखेंगे, ठीक है, बुझाया।